ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर हमें सॉल्वेंट का प्लस वाटर का मोल फ्रैक्शन यही। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होराइजन अकेडमी। माय नेम इज़ आरुषि गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स। तो स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने से पहले सपोज करो मैंने एक बीकर लिया। इस बीकर में मैंने 1 लीटर पानी डाला। ठीक है, पानी को H2O बोलते हैं। एक बीकर लिया, इसमें मैंने 1 लीटर पानी डाला। फिर बाहर से मैंने इसके अंदर 2 चम्मच नमक डाल दिए, 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट मतलब NaCl। ठीक है, अब सपोज करो एक दूसरा बीकर लिया और इस बीकर में भी मैंने 1 लीटर पानी लिया, लेकिन इस बीकर में मैंने 4 स्पून्स ऑफ सॉल्ट डाली, 4 स्पून NaCl डाली। अब अगर मैं पूछूं कि दोनों में से किसके अंदर नमक ज़्यादा है, तो आप क्या बोलोगे? कौन से में ज़्यादा है? इसको बीकर A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। तो B में नमक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, B में नमक ज़्यादा है, ऐसा बोलेंगे हम। तो हम ऐसा बोलेंगे कि B में नमक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। B में NaCl ज़्यादा प्रेजेंट है, तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसकी कंसंट्रेशन कम है। तो कंसंट्रेशन हमें ये बताती है कि कितना हमारा नमक ज़्यादा है या कम है। जिसमें नमक ज़्यादा होगा उसमें हम बोलेंगे कि कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब ये जो नमक है इसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, जिस चीज़ को घोला जाता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। और ये जो पानी है ये हमारा सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके जो है सॉल्यूशन बन जाता है। तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन थे, A और B। दोनों में सॉल्वेंट की अमाउंट सेम थी, लेकिन सॉल्यूट की अमाउंट अलग थी। A में सॉल्यूट कम प्रेजेंट था और B में सॉल्यूट ज़्यादा था। तो हमने ये बोला कि B ज़्यादा कंसंट्रेटेड है और A कम कंसंट्रेटेड है। तो कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और जिसमें सॉल्यूट कम होगा उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। अब अगर मैं पूछूं कि कितनी कंसंट्रेशन है इसकी, तो कैसे बताओगे कितनी कंसंट्रेशन है? अब ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि 2 चम्मच है या 4 चम्मच है, चम्मच की टर्म्स में तो रिप्रेजेंट करेंगे नहीं। तो यहाँ पर हमारी 3 कंसंट्रेशन टर्म्स आती है। पहली कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी। अब हमें इतना तो पता चल गया कि B की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और A की कम है, पर कितनी ज़्यादा है या फिर कितनी है ये हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हम रिप्रेजेंट करते हैं एक वर्ड मोलैरिटी से। तो मोलैरिटी जो है वो रिप्रेजेंट करती है कि कितनी कंसंट्रेशन है। सिमिलरली एक दूसरी कंसंट्रेशन टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं मोलैलिटी, और थर्ड है मोल फ्रैक्शन। तो केमिस्ट्री में हम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 3 यूज़ करते हैं बेसिकली, मोलैरिटी, मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन। तो कोई आपसे पूछे कि ये क्या है, तो ये बस कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ टर्म्स हैं। तो एक एक करके आज की क्लास में हम ये तीनों पढ़ने वाले हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी से। अब मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, और मोलैरिटी को डिफाइन किया गया, it is defined as number of moles of solute present in 1 liter of solution। solute क्या चीज़ हुई? solute वो हुआ जिसको हमने घोला। लास्ट वाले एग्जाम्पल में जैसे कि सॉल्ट हमारा solute था जिसको घोला गया। अब नंबर ऑफ मोल्स हमने लास्ट क्लास में सीखे थे कि क्या होता है। एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसको हम एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता मोल्स, तो पहले लास्ट वाली वीडियो जाके देख कर आओ, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो सॉल्यूट तो मोलैरिटी होती है कि सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। हमने सॉल्यूशन का 1 लीटर लिया और उसमें कितने मोल्स प्रेजेंट हैं हमारे सॉल्यूट के, उस चीज़ को हम बोलते हैं मोलैरिटी, और डिनोट करते हैं हम इसे कैपिटल M से। तो मोलैरिटी का हमारा फॉर्मूला बना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम हमेशा लीटर्स में लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमेशा लीटर्स में लेते हैं। अगर उसने हमें ml में दे रखा होगा वॉल्यूम तो हम उसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे, या फिर किसी भी यूनिट में दे रखा हो तो हमें उसे लीटर में कन्वर्ट करना है। तो मोलैरिटी को डिफाइन किया गया कि कितने सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। हमने 1 लीटर सोल्यूशन लिया, उसमें 2 मोल प्रेजेंट है, 3 मोल प्रेजेंट है, 4 मोल प्रेजेंट है। जितने भी मोल्स प्रेजेंट होंगे वो हमारी मोलैरिटी कहलाएगी। और मोलैरिटी को निकालने का ये फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब लास्ट क्लास में नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला सीखा था हमने? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है गिवन मास, जो भी दे रखा हो, डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हम नंबर ऑफ मोल्स इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, दोनों की वैल्यू पुट करके डिवाइड कर देंगे, हमें मोलैरिटी मिल जाएगी। मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर या फिर मोलर, या फिर सिर्फ हम कैपिटल M भी लिख सकते हैं। ये होती है यूनिट मोलैरिटी की। और मोलैरिटी जो है ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये जो वॉल्यूम है ये हमने देखा है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। सिमिलरली अगर जैसे टेम्परेचर वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे या घटाने पे वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो हमारी मोलैरिटी भी चेंज होगी। आगे जब हम दूसरी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर चेंज करने पे वो चेंज नहीं होगी। लेकिन मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि 6 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 2 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी। आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। क्या फॉर्मूला सीखा हमने मोलैरिटी का? हमने सीखा है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो। ये जो ग्लूकोज दे रखा है ये हमारा सॉल्यूट है, क्योंकि ग्लूकोज को डिसॉल्व किया गया है। सॉल्यूट वो होता है जिसको डिसॉल्व करते हैं, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें डिसॉल्व किया जाता है, और दोनों को मिला के सोल्यूशन बन जाता है। अब ग्लूकोज को डिसॉल्व किया गया है तो ग्लूकोज हमारा सॉल्यूट है, और 2 लीटर सॉल्यूशंस में डिसॉल्व किया गया है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? ग्लूकोज के कितने मोल्स दे रखे हैं? 6। तो हमारे पास 6 मोल्स हैं सॉल्यूट के। डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और हमेशा याद रखना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स में होना चाहिए। कितना है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन? 2 लीटर्स। तो यहाँ 2 रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा? 3। यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी मोल पर लीटर। तो ये जो सोल्यूशन बना हमारा, जिसमें हमने 6 मोल ग्लूकोज डाले 2 लीटर पानी में, तो इसकी जो मोलैरिटी होगी वो होगी 3 क्या? 3 मोल पर लीटर, मतलब 3 मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर में, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं 3m, 3 मोलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी। आपको वही मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला काम है कि हम फॉर्मूला लिखेंगे मोलैरिटी का। क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। अब हमें 4 ग्राम NaOH दे रखा है। NaOH हमारा सॉल्यूट है, इतना तो हमें पता चल गया। पर इस बार हमें उन्होंने सॉल्यूट ग्राम्स में दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे। तो हमें जो है नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का? ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है गिवन मास बाय मोलर मास के। अब क्योंकि हमें सॉल्यूट का निकालना है, तो सॉल्यूट का कितने ग्राम दे रखा है? 4 ग्राम दे रखा है हमें सॉल्यूट, और NaOH का हमें मोलर मास निकालना पड़ेगा। मोलर मास कैसे निकालते हैं? जितने भी आइटम्स है सबका मास ऐड कर देंगे तो मोलर मास आ जाएगा, ठीक है। NaOH है हमारे पास, Na का होता है 23,
ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, इन सबको ऐड कर दो, कितना आएगा 40। तो 40 हमारा मोलर मास हो गया NaOH का। तो 4/40 सॉल्व करो, कितना आएगा 0.1 मोल्स। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए, कितने आए 0.1 मोल। तो यहाँ पे हम 0.1 लिख देते हैं। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, हमें वॉल्यूम चाहिए सोल्यूशन का, कितना दे रखा है उन्होंने हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये देखो 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml दे रखा है। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमेशा लीटर्स में होना चाहिए और दे हमें ml में रखा है, तो ml से लीटर में कैसे जाएंगे, डिवाइड बाय 1000 करके। इसको अगर मैं डिवाइड बाय 1000 कर दूँ तो जो आंसर आएगा वो लीटर्स में आएगा। करो ऐसे करा, 1/10 मतलब 0.1 लीटर्स, 0.1 लीटर आ गया वॉल्यूम। ये 0 पॉइंट यहाँ पुट कर देते हैं, सॉल्व करो, कितना आएगा 1 मोलर। तो हमारा जो ये सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.8 ग्राम्स ऑफ H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, एक बार खुद से करने की ट्राई करो। पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मोलैरिटी इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर्स में। ठीक है, अब इन्होंने हमें फिर से सॉल्यूट का मास दे रखा है और हमको चाहिए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेंगे, कैसे, गिवन मास बाय मोलर मास करके निकाल लेते हैं। जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इक्वल है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है 9.8 ग्राम्स, ये देखो ये दे रखा 9.8 ग्राम्स। अब मोलर मास निकालना है हमें H2SO4 का, कैसे निकाल लेंगे, जितने भी आइटम्स हैं सबके मास ऐड कर देते हैं। हाइड्रोजन का मास होता है 1, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो अब अगर हमें H2SO4 का मोलर मास निकालना है तो हाइड्रोजन का तो 1 है, पर कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सल्फर का कितना है 32 और एक ही सल्फर है तो 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो एक ही बात है, प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास 16 और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। सॉल्व करो इसे, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 98 ग्राम। ये आया हमारा मोलर मास H2SO4 का, यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पुट करा, सॉल्व करो इसे, कितना आएगा, ये पॉइंट हटा के यहाँ 10 लगाया, 98 से 98 कटा 1/10, 1/10 को 0.1 लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए मेरे पास 0.1। अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में, कितना वॉल्यूम दे रखा है 500 ml, लेकिन ml में है, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे लीटर में, डिवाइड बाय 1000 करके, 500 ml डिवाइड बाय 1000 कितना आएगा, ये 1/2 या फिर 0.5 बोल सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हो, 0.5 भी लिख सकते हो। पुट कर देते हैं दोनों वैल्यूज़, इसे हटा देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले 0.1 और वॉल्यूम हमारा कितना आया 0.5 लीटर। सॉल्व करेंगे, कितना आया 1/5 मोलर। तो अब की बार हमारी कंसंट्रेशन कितनी है 1.5 मोलर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ NaOH विल बी नीडेड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो, ये बताओ कि क्या क्या गिवन है और फाइंड क्या करना है। इस बार इस क्वेश्चन में हमको गिवन है, एक तो मोलैरिटी ही दे रखी है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे उन सब में हमको मोलैरिटी फाइंड करनी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने हमें मोलैरिटी दे रखी है, और कितनी दे रखी है 0.1 मोलर। कैसे पता चला कि ये मोलैरिटी है, उसकी यूनिट से। यहाँ पे यूनिट कैपिटल M है और हमें पता है कैपिटल M यूनिट किसकी होती है, मोलैरिटी की। तो ये चीज़ तो इन्होंने हमें मोलैरिटी दे रखी है। और यहाँ पे 250 ml ऑफ सोल्यूशन लिखा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है
ml में दे रखा है, लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। लीटर्स में कितना होगा 250 डिवाइड बाय 1000, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/4। तो 1/4 लीटर्स हमको इन्होंने वॉल्यूम दे रखा है। 1/4 बोलो या 0.25 बोलो, दोनों में से कुछ भी चलेगा। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ NaOH, अमाउंट ऑफ NaOH फाइंड करना है ग्राम्स में। ठीक है, कैसे करेंगे, हमें मोलैरिटी का फॉर्मूला सीखा है हमने अभी तक, वो लगा लेते हैं। क्या होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है यहाँ पर NaOH, तो NaOH लिख दूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, अब हमें मोलैरिटी दे रखी है कितनी 0.1, पुट कर देते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमको नहीं पता, तो नंबर ऑफ मोल्स एज इट इज लिख दिया। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी अभी हमने निकाला कितना है 0.25 या 1/4। यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं NaOH के, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। यहाँ से हमारे पास NaOH के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, मोल्स ऑफ NaOH कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 इंटू 0.25, 0.025 मोल्स आ गए। ये हमारे पास आ गए मोल्स ऑफ NaOH। और क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि कितना ग्राम NaOH हमें चाहिए। अब नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए, कितने निकाले हैं 0.025। गिवन मास उसने हमसे पूछा ही है, ये तो पूछ ही रहा है वो कि कितना मास हमें चाहिए NaOH का, तो गिवन मास हमको निकालना है। और मोलर मास NaOH का हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। इधर करते हैं NaOH का मास, Na का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, सॉल्व करेंगे 40 आएगा, तो मोलर मास हो गया इसका 40। तो यहाँ से हम आराम से गिवन मास निकाल सकते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन मार्क है 0.025 इंटू 40। इसे सॉल्व कर लो, कैसे करोगे 25 इंटू 4, 4 से 4 गया 1 ग्राम। तो मतलब कि उसने पूछा है कि कितना ग्राम NaOH चाहिए, तो हमें 1 ग्राम NaOH चाहिए, जिसको हम 250 ml ऑफ सोल्यूशन में डालें तो जो हमारा सोल्यूशन बनेगा उसकी कंसंट्रेशन होगी 0.1। ठीक है, तो आंसर है 1 ग्राम। उसने हमसे पूछा था कि कितना ग्राम NaOH चाहिए, तो हमने पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ मोल्स निकाले। फिर हमें पता था कि नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन में मोलर मास, और हमने वहाँ से मास निकाल लिया अपना। समझ गए। अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे चलते हैं, विच इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। मोलैरिटी को हमने डिनोट करा था कैपिटल M से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। और इसको डिफाइन किया गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी में? अगर हम कंपेयर करें, मोलैरिटी के केस में भी यही थी डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी के केस में हमने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की बात की थी कि कितना हमारे सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। ये बात हमने करी थी मोलैरिटी के केस में, जिसको हमने डिनोट करा था कैपिटल M से। मोलैलिटी में हम किसकी बात करते हैं कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट मतलब पानी जिसमें घोला गया। तो दो डिफरेंस दिख रहे हैं, एक तो हमने सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर दिया सॉल्वेंट में। सॉल्यूशन में दोनों चीज़ें आती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, लेकिन दूसरे में इसमें हमने खाली सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट यूज़ करा है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है, हमने यहाँ बात करी थी 1 लीटर की, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1 kg की। 1 लीटर मतलब वॉल्यूम,
वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर। तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिया था, यहाँ पर हम मास ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं। 1 kg मतलब kg किसकी यूनिट होती है, मास की। तो मोलैरिटी के केस में जो अभी हमने पढ़ी उसमें हमने देखा कि कितना मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसमें हम क्या देखते हैं मोलैरिटी में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब हम मास ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये हटा देते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कि कितने सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं, और नीचे क्या लेंगे, इस बार हम लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। उस केस में हमने लिया था वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इस केस में हम लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। और किस में होना चाहिए, कौन सी यूनिट में, हमेशा केजीस में। अगर हमें सॉल्वेंट का मास ग्राम्स में दे रखा होगा तो हम उसे केजी में कन्वर्ट करेंगे। इम्पॉर्टेंट है कि ये केजी में ही होना चाहिए। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी। जो इससे पहले पढ़ी उसकी यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर, और इसकी यूनिट है मोल पर केजी, या फिर मोलल बोल सकते हैं। यहाँ से आए पहले 5 वर्ड, मोलल या फिर स्मॉल है। ठीक है, ये है हमारी मोलैरिटी। अब ये जो है ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। ऐसा क्यों, टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों नहीं करती, क्योंकि इस केस में हमने मास लिया, और मास का टेम्परेचर पे कोई असर नहीं होता। मास जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे घटाओ मास सेम रहेगा, जबकि वॉल्यूम चेंज कर जाता है टेम्परेचर के साथ। अब क्योंकि मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता तो हमारी मोलैरिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो मोलैरिटी सेम रहेगी, कोई उसमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मोलैरिटी फाइंड करो तो कर लोगे। पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, कैसे, वही गिवन मास बाय मोलर मास करके। या तो आपको नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली दे रखे होंगे, या फिर आपको मास दे रखा होगा और आप जो है उस फॉर्मूले से निकाल लोगे गिवन मास बाय मोलर मास करके, और फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद डिवाइड कर दोगे मास ऑफ सॉल्वेंट से। पर हमेशा ध्यान रखना है कि मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, और डिवाइड करना है हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट से। अब मान लो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट केजीज में ग्राम में दे रखा है, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। तो ये इतना हिस्सा, ये तो नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया, गिवन मास बाय मोलर मास, और मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं मास आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम्स में दे रखा है तो डिवाइड कर दिया बाय 1000। अब मैथ्स के अकॉर्डिंग ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, तो गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, ये ऊपर चला गया, यहाँ ऊपर 1000 आ गया, और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया केजीस में। तो ये हमने अपना फॉर्मूला थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया मोलैरिटी के लिए। मेन फॉर्मूला यही है, पर इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिख दिया, और मास ऑफ सॉल्वेंट यूजली वो ग्राम में दे देते हैं ताकि बच्चे गलती करें, तो हमने ऑलरेडी 1000 लगा दिया ताकि हम उसे कन्वर्ट कर सकें। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। यहाँ पे जो 1000 है, ये 1000 तभी आएगा जब हमें ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट है ये ग्राम्स में दे रखा होगा। अगर ये मास ऑफ सॉल्वेंट केजीस में दे रखा है तो ऊपर 1000 नहीं आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। कैलकुलेट द मोलैरिटी व्हेन 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम्स ऑफ वाटर। क्या फॉर्मूला सीखा हमने मोलैरिटी का, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए केजीस में। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं सोल्यूट के, ये दे रखे 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, सॉल्वेंट होता है जिसमें घोला जाए, वाटर में घोली जाती है जनरली हमारा सॉल्वेंट वाटर होता है।
अब कितना मास दे रखा है 500 ग्राम्स, ग्राम्स में दे रखा है, हमें किस में चाहिए केजीज में। केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करके। तो इसका पहला काम है हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिवाइड बाय 1000 करा, कितना आया हाफ केजी, हाफ केजी आया, यहाँ लिख देते हैं हाफ। सॉल्व करेंगे कितना होगा 2, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा 4 आंसर आया। या तो हाफ लिख लो या फिर 0.5 लिख लो और फिर 0.5 से सॉल्व कर लो। 2/0.5 कितना आएगा 4। ठीक है, कैसे भी सॉल्व कर लो 4 ही आएगा आंसर। और यूनिट क्या होगी इसकी, स्मॉल m, 4m, या फिर बोल सकते हैं 4 मोलर, या फिर हम बोल सकते हैं 4 मोल पर केजी, तीनों में से कुछ भी चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैलिटी व्हेन 9.8 ग्राम्स ऑफ H2SO4। ये हमारा सॉल्यूट है और इसका मास कितना दे रखा है 9.8 ग्राम, डिसॉल्व किया गया है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, लिखो पहले तो मोलैलिटी का फॉर्मूला। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स किस चीज़ के, सॉल्यूट के, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट कौन सी यूनिट में होना चाहिए, हमेशा केजीज में, तो इनटू केजी। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालो, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास बाय मोलर मास करके। अब मोलर मास के लिए हमें सॉल्यूट का मोलर मास निकालना पड़ेगा। पहले सॉल्यूट का मोलर मास निकाल लेते हैं। H का होता है 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। यह अभी हमने थोड़ी देर पहले भी निकाला था, फिर से निकाल के बताओ कितना आएगा H2SO4 का मोलर मास। H2SO4 का मोलर मास आएगा 98 ग्राम। ठीक है, कर लेना सॉल्व। अब मोल्स निकालो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है हमारे पास H2SO4। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है, गिवन मास बाय मोलर मास। H2SO4 का कितना गिवन मास दे रखा है 9.8 ग्राम्स। मोलर मास अभी हमने निकाला कितना 98 ग्राम, डिवाइड करो दोनों को, कितना आएगा 0.1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए हमारे पास 0.1। अब बात करते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट की। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 100 ग्राम, और हमें चाहिए कौन सी यूनिट में रहता है, केजीज में। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करा तो कितना आया 0.1 आ गया ये भी। तो अब हमारी मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, यही लिख लेते हैं, इसे हटा देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले 0.1, मास निकाला 0.1 केजीज में। ठीक है, 100 पुट कर दोगे फिर आंसर गलत आएगा, हमेशा याद रखना कि केजीज में ही होना चाहिए। सॉल्व करेंगे 1, यूनिट क्या होगी इसकी स्मॉल m। ठीक है, मोलल, मोल पर केजी, या फिर मोलैलिटी स्मॉल m, कुछ भी चलेगा। समझ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.1 मोलर सोल्यूशन व्हेन 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड। अब इसमें पहले तो ये देखते हैं कि फाइंड क्या करना है और गिवन क्या क्या है। गिवन है हमें एक तो 4 ग्राम ऑफ NaOH दे रखा है, मतलब मास ऑफ NaOH क्या होगा हमारा सॉल्यूट होगा, और फाइंड करना है मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है हमको 4 ग्राम। इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं सॉल्यूट के, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो पहले तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही निकाल लेते हैं। निकाल के बताओ कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है हमें 4 ग्राम्स, मोलर मास निकालते हैं NaOH का, अभी हम निकाल भी चुके हैं पहले NaOH का मोलर मास। Na का मास बताओ फटाफट कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, और हाइड्रोजन का 1। सॉल्व करेंगे आया 40 ग्राम। क्या आया ये हमारा मोलर मास, पुट कर देते हैं 40, सॉल्व करेंगे 0.1, 0.1 क्या आया ये मोल्स, 0.1 मोल है हमारे पास सॉल्यूट के, मतलब हमारे NaOH के। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना है, और क्या दे रखा है
ये 0.1, अब ये क्या चीज़ दे रखी है 0.1, 0.1 के आगे जो यूनिट लिखी है वो स्मॉल m। अब स्मॉल m यूनिट किसकी होती है, मोलैलिटी की। इसका मतलब ये 0.1 हमको मोलैलिटी दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है। ये 0.1 मोलैलिटी है हमारे पास। तो अब हमें पास मोलैलिटी दे रखी है कितनी, 0.1। अब मुझे मोलैलिटी का फॉर्मूला बताओ जो हमने सीखा। मोलैलिटी का हमने फॉर्मूला सीखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। ये हमने फॉर्मूला सीखा है। मोलैलिटी की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को, बिल्कुल दे रखी है। कितनी दे रखी है, 0.1। तो मोलैलिटी की हमने पुट कर दी 0.1। फिर नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करे अभी 0.1, और निकालना क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज़ हमें निकालनी है, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम, क्वेश्चन मार्क लिखो या मास लिख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास मास आएगा 0.1 अपॉन 0.1, कट कटा के 1 कितना, 1 kg। तो हमारे पास 1 kg ऑफ सॉल्वेंट चाहिए ताकि हम 0.1 मोलर सोल्यूशन बना सके। किसका, जब हमने उसमें 4 ग्राम NaOH डाला। क्या मतलब हुआ इसका, ये आंसर तो आ गया हमारा 1 kg, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 1 kg पानी लिया और जब उसके अंदर मैंने 4 ग्राम NaOH डाला तो अब ये सोल्यूशन बना। इसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी, कितनी होगी इसकी कंसंट्रेशन, 0.1 स्मॉल m मोलल, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, विच इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को बच्चों हम डिनोट करते हैं एक ग्रीक सिंबल से, एक ग्रीक सिंबल जो कि इस तरह का है, ऐसे x जैसा दिखता है पर ये ग्रीक सिंबल है और इसका नाम है काई। इस ग्रीक सिंबल CHI लिखते हैं। इस ग्रीक सिंबल से हम मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं, इस तरह से है ये। तो मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक सिंबल काई से, ठीक है। और ये मोल फ्रैक्शन डिफाइन किया गया है एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका, अभी देखते हैं। सपोज करो मेरे पास एक बीकर है, इसमें मेरे पास 2 सब्सटेंस प्रेजेंट है, एक A प्रेजेंट है और एक B प्रेजेंट है। ये 2 सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। अब मान लेते हैं मेरे पास A के नंबर ऑफ मोल्स हैं Na रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, और B के नंबर ऑफ मोल्स हैं मेरे पास Nb, ठीक है। और अब मेरे से पूछा गया कि बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A को हम डिनोट करेंगे ऐसे, काई का सिंबल बनाया मोल फ्रैक्शन और नीचे लिख दिया A। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ये इक्वल होगा A के कितने मोल्स है सोल्यूशन में, मोल्स ऑफ A सोल्यूशन में अपॉन में टोटल मोल्स, ठीक है। अब मुझे बताओ A के कितने मोल्स है, हमने A के Na मोल्स माने। तो मोल्स ऑफ A है हमारे पास Na और टोटल मोल्स कितने होंगे सोल्यूशन में, Na प्लस Nb। A के मोल्स हैं, B के मोल्स हैं, दोनों को ऐड कर देंगे वो टोटल मोल्स होंगे। तो टोटल मोल होगा हमारे पास Na प्लस Nb। तो ये हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ A। क्या आया मोल फ्रैक्शन ऑफ A, Na अपॉन Na प्लस Nb। अब मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मतलब काई B। ये क्या है काई B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये किसके इक्वल होगा, B के कितने मोल्स है सोल्यूशन में, मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब B के कितने मोल्स माने हैं हमने सोल्यूशन में, B के Nb मोल्स माने, तो यहाँ Nb लिख देते हैं अपॉन में टोटल मोल्स। टोटल मोल्स होंगे इन दोनों का सम, Na प्लस Nb। तो ये हुआ हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो मोल फ्रैक्शन को डिफाइन किया गया एज रेशियो। रेशियो ले रहे हैं हम किस चीज़ का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। A के मोल्स निकालने हैं तो A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो A के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अगर B का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो B के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो इसको डिफाइन किया गया रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ
मोल्स। ठीक है, और ये एक हमारी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब सपोज करो मेरे पास एक बीकर है, इसमें तीन चीज़ें प्रेजेंट है, तीन सब्सटेंसेस है, ए बी और सी। ठीक है, ए के नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं एन ए है, बी के नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं एन बी, और सी के नंबर ऑफ मोल्स है एन सी। अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके बराबर होगा? मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल्स। अब ए के कितने मोल्स माने हैं हमने सोल्यूशन में? एन ए, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एन ए अपॉन में टोटल मोल्स कितने होंगे हमारे, इन तीनों का सम टोटल मोल्स होगा, तो यहाँ पे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब अगर मैं बोलूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर होगा? बी के कितने मोल्स है, लिख देंगे मोल्स ऑफ बी एन बी है अपॉन में टोटल मोल्स, टोटल मोल्स है एन ए एन बी और एन सी। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालो, कितना होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सी होगा, सी के कितने मोल्स है? एन सी मोल्स है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो ये है हमारा मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है? जितने भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। अब इस केस में हमारे पास तीन चीज़ें प्रेजेंट है, ए बी और सी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इक्वल होगा 1 के। जितने भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं हमारे पास उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये वाला एग्जांपल देखें, इसमें हमारे पास दो सब्सटेंस प्रेजेंट थे, ए और बी। ए का मोल फ्रैक्शन प्लस बी का मोल फ्रैक्शन, इन दोनों का सम इक्वल आएगा 1 के। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास कोई एक बीकर है, उसमें n सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। ठीक है, n मान लेते हैं, बहुत सारे हैं, ए बी सी डी करके n सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, तो a का मोल फ्रैक्शन प्लस b का मोल फ्रैक्शन प्लस c का प्लस ऐसे चलते गए n तक। ठीक है, जितने भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है सबके मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होगा। तो ये एक हमारी प्रॉपर्टी होती है मोल फ्रैक्शन की, कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हम इसको यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में। तो हमने दो चीज़ें सीखी, एक तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, दूसरा ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, और थर्ड कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। पहला है कि 2 moles of NaCl is dissolved in 5 moles of water. Calculate the mole fraction of both NaCl and water. हमारे पास एक बीकर है, इसमें दो चीज़ें हैं मेरे पास, NaCl है और वाटर है। NaCl के कितने मोल्स हैं मेरे पास? NaCl के 2 मोल्स हैं, और वाटर के कितने हैं? 5 मोल। पूछा क्या है उसने कि मोल फ्रैक्शन निकालो NaCl का। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अपॉन में टोटल मोल्स। NaCl के कितने मोल्स हैं? 2, तो यहाँ 2 लिख देते हैं, और टोटल मोल्स कितने हैं मेरे पास? 2 + 5 7, 2 + 5, तो 2/7। ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन में टोटल मोल्स। कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वाटर के? 5, लिख देंगे 5, और टोटल मोल्स कितने हैं? 7, 2 + 5, तो 5/7 आया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, एक दूसरा तरीका और है निकालने का। कैसे? अभी हमने एक प्रॉपर्टी सीखी कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं सबके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, मतलब कि NaCl का मोल फ्रैक्शन प्लस वाटर का मोल फ्रैक्शन, यही दो चीज़ें प्रेजेंट है हमारे सोल्यूशन में, इन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होगा।
यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस NaCl का हम निकाल चुके हैं, तो 2/7 सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा 5/7। तो आप जो है वाटर का मोल फ्रैक्शन दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो ऐसे निकाल लिया डायरेक्ट और एक ऐसे निकाल लिया, 1 में से माइनस कर दिए NaCl का मोल फ्रैक्शन। NaCl का मोल फ्रैक्शन माइनस करना है, नंबर ऑफ मोल्स माइनस मत कर देना। जनरली बच्चे क्या करते हैं, 1 में से 2 माइनस कर देंगे और फिर सॉल्व कर देंगे और गलत आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। मोल फ्रैक्शन को माइनस करना है, नंबर ऑफ मोल्स को नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड करना है दोनों का मोल फ्रैक्शन। बहुत सिंपल है, पहले तो इस बार हमें NaOH के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ NaOH निकालो और मोल्स ऑफ वाटर निकालो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के लिए हमें दोनों के मोल्स ही चाहिए होंगे, तो मोल्स ऑफ NaOH निकालते हैं। क्या फॉर्मूला है मोल्स का, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है NaOH का हमारे पास 4, तो 4 पुट कर देते हैं। और NaOH का मोलर मास हम बहुत बार निकाल चुके हैं, कितना आएगा 40। कैसे आएगा 40, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तीनों को ऐड कर देंगे 40 आ जाएगा। इसे सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.1। तो हमारे पास NaOH के मोल्स आ गए 0.1। अब निकालते हैं वाटर के मोल्स। वाटर का गिवन मास कितना है 18 ग्राम, और वाटर का मोलर मास निकालो। अब ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1। कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 + 16 18, तो वाटर का मोलर मास भी 16 आया, वो 18 आया। 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का 16 हो गया, मतलब हाइड्रोजन का 1 होता है 2 बार है तो इसलिए 2। सॉल्व करेंगे 1 आ गया। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स NaOH के आ गए, नंबर ऑफ मोल्स वाटर के आ गए। हम आराम से निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना है, क्या फॉर्मूला होगा बताओ। NaOH के मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स। NaOH के कितने मोल्स हैं हमारे पास 0.1, यहाँ पे हमने निकाला, और टोटल मोल्स कितने हैं, इन दोनों का सम कर देंगे। 0.1 + 1 सॉल्व करा, 0.1 अपॉन 1.1, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया 1/11। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH आया 1/11। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमने कितने निकाले थे 1, और टोटल मोल्स इन दोनों का सम विच विल बी 1.1। सॉल्व करेंगे 10/11, तो 10/11 आया हमारे पास वाटर का मोल फ्रैक्शन और NaOH का आया 1/11। दूसरा तरीका भी है वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने का, कैसे 1 में से माइनस कर देंगे। जो अभी पीछे देखा हमने सीखा था इसकी प्रॉपर्टी कि NaOH का मोल फ्रैक्शन प्लस वाटर का मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर है। यहाँ से वाटर का मोल फ्रैक्शन आएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। 1 माइनस 1/11 सॉल्व करेंगे 10/11 आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके से आंसर सेम आएगा। अगर आंसर सेम नहीं आता मतलब आपने कुछ गलती करी है, तो चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन इज 0.8, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश करो। यहाँ लिखा है आयोडीन इन बेंजीन, मतलब कि इस बार हमारे बीकर में दो चीज़ें प्रेजेंट है, एक आयोडीन है और एक बेंजीन है। इन दोनों का सोल्यूशन है आयोडीन और बेंजीन का। ये जो 0.8 दे रखा है, ये क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन, मतलब काई ऑफ आयोडीन हमको दे रखा है 0.8, और पूछा क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, काई ऑफ बेंजीन हमसे पूछा जा रहा है। मोल फ्रैक्शन हमें आयोडीन का तो दे रखा है और बेंजीन का पूछना है, कैसे करे पूछा है, कैसे करेंगे। इन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होगा। अभी हमने प्रॉपर्टी सीखी, ठीक है। इन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर है। आयोडीन का हमें 0.8 दे रखा है, बेंजीन का हमें निकालना है इक्वल टू 1। आराम से निकाल लेंगे, यहाँ से बेंजीन का माइनस कर देंगे,
chi of benzene is 1 minus 0.8 which will be equal to 0.2. तो 0.2 हमारा आंसर हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन बेंजीन का आया 0.2, हमें बस 1 से माइनस कर लेना था। यूनिट क्या होगी इसकी? कोई यूनिट नहीं होगी, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। यहाँ पे भी देखो, जब हमें मोल फ्रैक्शन दे रखा था तो उसके आगे कोई यूनिट नहीं लिखी थी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।